तो दोस्तों, मैं मुकेश कुडी विनायक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन जैसे प्रोटीन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने जैसे प्रोटीन का पार्ट 1 पढ़ लिया था। उस पार्ट 1 में अपन ने पढ़ा था कि जैसे कि प्रोटीन की सामान्य जानकारी पढ़ी थी पार्ट 1 में, तो है ना, प्रोटीन की सामान्य जानकारी कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन शब्द किसने दिया था, प्रोटीन किसका वलक है, जैसे एमिनो अम्लों का वलक है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, जैसे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका का इंजन कहा जाता है ना। तो पार्ट 1 में अपन ने जैसे एक तो प्रोटीन की सामान्य जानकारी पढ़ी थी कि प्रोटीन का सोर्स क्या है, जीवों के शरीर में प्रोटीन क्या कार्य करता है, प्रोटीन किसका पॉलीमर है ना। और एक उसमें पढ़ा था अपन ने फिर जैसे टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन में अपन ने जैसे सबसे पहले डिस्कस किया था कि इसको सिंपल प्रोटीन को, ना, सरल प्रोटीन को पढ़ा था। तो ये चीजें तो अपन ने जैसे प्रोटीन का जो पार्ट 1 था उसमें डिस्कस किया था अपन ने प्रोटीन की सामान्य जानकारी, और जैसे प्रोटीन के प्रकार में कौन सा सरल प्रोटीन है ना। सरल प्रोटीन कि जो प्रोटीन केवल अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है उसको अपन सरल प्रोटीन बोलते हैं, है ना। और जैसे सरल प्रोटीन में आपकी एल्ब्यूमिन है जो अंडे की जर्दी में पाई जाती है ना। इसके अलावा जैसे क्रिएटिन है जो नाखून और बालों में होती है, इलाइडिन जीवित नाखूनों में होती है, ओसिन हड्डियों में होती है, कॉन्टिन किस में होती है, उपास्थियों में, है ना। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन किस में होती है, तो रक्त में, है ना। इसके अलावा जैसे फाइब्रियान होती है तो किसमें, रेशम के धागों में। और इसके अलावा जैसे एक्टिनोमाइसिन प्रोटीन है तो एक्टिनोमाइसिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है, जैसे मसल्स में होती है ना। तो ये तो पढ़ा था अपन ने जैसे सरल प्रोटीन में, जो अपन प्रोटीन के पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज का है जैसे अपना संयुग्मी प्रोटीन, है ना, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसको पढ़ते हैं। तो आप देखें जैसे इसको, तो संयुग्मी प्रोटीन, अब देखिए आप जैसे संयुग्मी प्रोटीन होती क्या है ना। तो वह प्रोटीन जिसके निर्माण में, है ना, वह प्रोटीन जिसके निर्माण में, है ना, वह प्रोटीन जिसके निर्माण में एमिनो अम्लों के साथ साथ, है ना, वह प्रोटीन जिसके निर्माण में एमिनो अम्लों के साथ साथ, है ना, एमिनो अम्लों के साथ साथ प्रोस्थेटिक समूह भी भाग लेते हैं, है ना। प्रोस्थेटिक समूह भी भाग लेते हैं, प्रोस्थेटिक समूह भी भाग लेते हैं। तो जिस प्रोटीन के निर्माण में एमिनो अम्लों के साथ साथ, है ना, जिस प्रोटीन के निर्माण में एमिनो अम्लों के साथ साथ प्रोस्थेटिक समूह भी भाग लेते हैं उसको अपन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन यानी कि संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं, है ना। अब जैसे आप संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण देखें, जैसे एक तो है जैसे संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण क्या है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है ना। संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण जैसे किस क्या है, एक तो आपका जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके अलावा और क्या है, जैसे एक क्या है, जैसे फास्फोप्रोटीन है। इसके अलावा जैसे और है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, फास्फोप्रोटीन है। इसके अलावा जैसे और है, जैसे आपका मतलब जैसे इसके अलावा जैसे और है क्या, जैसे क्रोमोप्रोटीन है ना, क्रोमोप्रोटीन है। इसके अलावा जैसे एक है आपकी लाइप, है ना, जैसे एक है जैसे क्रोमोप्रोटीन है, फास्फोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है ना। इसके अलावा जैसे मतलब क्रोमोप्रोटीन है ना, क्रोमोप्रोटीन है, फास्फोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है ना। इसके अलावा जैसे एक होती है जैसे क्या, न्यूक्लियोप्रोटीन है ना। एक है जैसे क्या, न्यूक्लियोप्रोटीन है। इसके अलावा, है ना, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है, फास्फोप्रोटीन है। इसके अलावा जैसे एक क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। और ग्लाइकोप्रोटीन के, है ना, इसके अलावा जैसे एक और है इसमें मेटेलोप्रोटीन। तो जिस प्रोटीन के निर्माण में एमिनो अम्लों के साथ साथ अन्य प्रोस्थेटिक समूह भाग लेते हैं उसको अपन संयुग्मी प्रोटीन बोलते हैं। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, फास्फोप्रोटीन है। इसके अलावा जैसे क्या है, मतलब क्रोमोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, मेटलोप्रोटीन है ना, मेटलोप्रोटीन है। ये चीज है, मतलब ये चीज है। इसके अलावा एक क्या है, जैसे आपकी लाइपोप्रोटीन है ना। एक है जैसे क्या, लाइपोप्रोटीन। तो ये जो है ये किसके उदाहरण है, जैसे संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण है। अब जैसे ग्लाइकोप्रोटीन किससे मिलकर बनती है, तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से मिलकर बनती है ना। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से मिलकर बनती है, ग्लाइकोप्रोटीन। और एंटीजन व एंटीबॉडी, है ना, एंटीजन व एंटीबॉडी, है ना, एंटीजन व एंटीबॉडी इसी प्रोटीन के बने होते हैं, है ना, इसी प्रोटीन के बने होते हैं। एंटीजन व एंटीबॉडी इसी प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सी प्रोटीन के, ग्लाइकोप्रोटीन के। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या वसा है। तो एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन में सर कौन सी प्रोटीन है, तो ये है जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। तो एंटीजन या एंटीबॉडी बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। फास्फोप्रोटीन है,
तो फास्फोप्रोटीन जैसे दूध में पाई जाती है क्या, केसिन, है ना। दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है वो कौन सी है, जैसे दूध में पाई जाती है ये केसिन प्रोटीन, है ना। केसिन प्रोटीन दूध में पाई जाती है ना। मतलब केसिन प्रोटीन जो है ये मतलब दूध में पाई जाती है, तो ये आती है जैसे आपके फास्फोप्रोटीन में। क्रोमोप्रोटीन है तो क्रोमोप्रोटीन में जैसे आपका एक तो क्या आता है, जैसे हीमोग्लोबिन आता है ना। क्रोमोप्रोटीन में एक तो हीमोग्लोबिन आता है, इसके अलावा एक क्या आता है जैसे आपका हीमोसाइनिन आता है ना। एक क्या आता है जैसे इसमें हीमोसाइनिन आता है, एक इसमें क्या आता है जैसे क्लोरोफिल आता है ना। एक आता है जैसे क्या इसमें क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल आता है, ये चीज है। तो क्लोरोफिल है तो हीमोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन है, क्लोरोफिल है, तो ये किसके उदाहरण से क्रोमोप्रोटीन के उदाहरण है। न्यूक्लियोप्रोटीन है तो न्यूक्लियोप्रोटीन का उदाहरण जैसे एक तो क्या है गुणसूत्र है, और एक जैसे इसका उदाहरण क्या है, एक जैसे इसका उदाहरण क्या है जैसे राइबोसोम है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन का जो उदाहरण है वो गुणसूत्र है, एक क्या है जैसे राइबोसोम, है ना, राइबोसोम है। मेटलोप्रोटीन तो मेटलोप्रोटीन मतलब जिस प्रोटीन में धातु पाई जाती है ना, जिस प्रोटीन में धातु पाई जाती है ना, धातु पाई जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इसे मेटलोप्रोटीन कहते हैं, है ना। जिस प्रोटीन में मेटल प्रेजेंट होती है उसको अपन मेटलोप्रोटीन कहते हैं। लाइपोप्रोटीन तो यह प्रोटीन, है ना, यह प्रोटीन अंडे के पितक में पाई जाती है ना। यह प्रोटीन अंडे के पितक में पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, है ना। तो सैगिक प्रोटीन की बात होगी दोस्तों आपकी कि सैगिक प्रोटीन का उदाहरण एक तो ग्लाइकोप्रोटीन है, एंटीजन एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। फास्फोप्रोटीन दूध मतलब ये केसिन आता है फास्फोप्रोटीन में। क्रोमोप्रोटीन जैसे जो रंग देती है, हीमोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन है, क्लोरोफिल है। न्यूक्लियोप्रोटीन तो गुणसूत्र व राइबोसोम क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, मतलब ये न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। इन दोनों को अपन आगे थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे, इनको, है ना, विस्तार से पढ़ेंगे। मेटलोप्रोटीन तो जिस प्रोटीन में धातु पाई जाती है उसको अपन मेटलोप्रोटीन बोलते हैं। लाइपोप्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो ये अंडे के पितक में पाई जाती है। और अंडे की जर्दी में कौन सी, तो जैसे मैं नोट डालकर लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, अंडे की जर्दी में, है ना, अंडे की जर्दी में एल्ब्यूमिन, है ना, अंडे की जर्दी में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है ना। अंडे की जर्दी में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है ना। ये बात हो गई आपकी, अंडे की जर्दी में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये दोस्तों आप कल से ये जूनियर अकाउंटेंट 2016 की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये कि अंडे की जर्दी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है ना, या बाहरी सफेदे में कौन सी, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये तो ले आप जैसे इसका तो ले स्क्रीनशॉट। इसके अलावा अपन जैसे एक तो क्रोमोप्रोटीन है और एक क्या है जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन है, तो इसको अपन थोड़ा सा और देखते हैं विस्तार से, है ना। तो ये तो बात हो गई जैसे आपकी यहाँ तक कि जैसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है ना, जैसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है। अब इसमें एक तो क्रोमोप्रोटीन को देख लेते हैं अपन, है ना, जैसे क्रोमोप्रोटीन को देख लेते हैं, और एक जैसे किसको देखते हैं, क्रोमोप्रोटीन को देख लेते हैं, और एक देख लेते हैं जैसे किसको, न्यूक्लियोप्रोटीन, है ना, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन। तो इन दोनों को अपन देखते हैं थोड़ा सा विस्तार से। तो क्रोमोप्रोटीन का जो उदाहरण है ना, क्रोमोप्रोटीन का जैसे एक तो उदाहरण क्या है, जैसे गुणसूत्र है ना, गुणसूत्र है, और एक इसका उदाहरण क्या है जैसे राइबोसोम है ना, गुणसूत्र है, और एक क्या है जैसे इसका उदाहरण राइबोसोम है। तो जो गुणसूत्र होता है ये गुणसूत्र किसका बना होता है, जैसे आपका डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है गुणसूत्र, है ना। गुणसूत्र किसका बना होता है ज्यादातर, मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। ये क्वेश्चन तो आपका खूब ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है जैसे एसएससी के एग्जाम में कि गुणसूत्र सामान्यतः किसके बने होते हैं, तो डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, है ना, ये चीज है। आप ऐसे बोल सकते हैं, जैसे इसको मैं ऐसे लिख देता हूं थोड़ा कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। गुणसूत्र जो होते हैं ये किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र। अब अपन देखें न्यूक्लिक अम्ल में एक तो डीएनए आता है, एक क्या आता है जैसे आरएनए आता है, और प्रोटीन में क्या आती है, हिस्टोन प्रोटीन आती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन आती है। तो गुणसूत्र अपन ऐसे बोल सकते हैं कि गुणसूत्र किसका बना होता है, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है ना। गुणसूत्र किसका बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। आप ऐसे बोल सकते हैं गुणसूत्र किसका बना होता है, तो आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन, है ना, आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। लेकिन जो गुणसूत्र का जो ज्यादा भाग होता है ना, गुणसूत्र का जो अधिकांश भाग होता है वो डीएनए
डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, और गुणसूत्र का जो बहुत कम भाग होता है, मात्र 10% भाग, वो आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है ना। तो ये बात हो गई आपकी, जिससे कंफ्यूज दूर कि क्रोमोप्रोटीन गुणसूत्र, क्रोमोप्रोटीन में आता है क्रोमोप्रोटीन, तो है ना, जैसे मतलब ये दोस्तों जैसे ये मतलब जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन का उदाहरण है ना, जैसे ये न्यूक्लियो प्रोटीन का उदाहरण है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन जो प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बनती है ना, जो प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, है ना। जो प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन से बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। तो न्यूक्लियो प्रोटीन का उदाहरण होता है जैसे एक तो क्या गुणसूत्र, और एक क्या होता है जैसे राइबोसोम। तो न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन से जो प्रोटीन बनती है इसको अपन न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। तो गुणसूत्र व राइबोसोम न्यूक्लियो प्रोटीन के उदाहरण है। अब जैसे गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल में किसका बना होता है, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, और आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है गुणसूत्र। लेकिन गुणसूत्र का ज्यादा भाग 90% भाग डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का, और बहुत कम भाग मतलब किसका, आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। राइबोसोम का और देखिए आप, जैसे राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो राइबोसोम किसके बने होते हैं, जैसे आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन का उदाहरण है ना। ये है जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन का उदाहरण है। अब देखिए आप जैसे क्रोमोप्रोटीन, है ना, जैसे क्रोमोप्रोटीन, तो क्रोमोप्रोटीन, तो क्रोमोप्रोटीन जो है ना, क्रोमोप्रोटीन जो है, ये क्रोमोप्रोटीन एक तो जैसे किस में आती है, ये क्रोमोप्रोटीन का जैसे एक तो उदाहरण क्या है, जैसे हीमोसाइनिन है। दूसरा इसका उदाहरण क्या है, जैसे हीमोग्लोबिन है ना। दूसरा इसका उदाहरण जैसे क्या है, हीमोग्लोबिन है। क्रोमोप्रोटीन का उदाहरण एक तो हीमोसाइनिन है, हीमोग्लोबिन है। इसके अलावा एक क्या है, जैसे इसका उदाहरण क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल है। अब जैसे है ना, क्रोमोप्रोटीन, हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, ये क्रोमोप्रोटीन के उदाहरण हैं। जो प्रोटीन रंग देती है, क्रोमो बोले तो कलर, जो रंग देती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसे क्रोमोप्रोटीन। हीमोसाइनिन है, तो ये हीमोसाइनिन जो है ये किसमें पाई जाती है, तो ऑर्थोपोडा, है ना, ऑर्थोपोडा व मोलस्का समुदाय, उस ऑर्थोपोडा व मोलस्का समुदाय के प्राणियों के रक्त में होती है ना, रक्त में होती है। और ये क्या करती है, तो ये क्या करती है, जैसे रक्त का रंग कैसा देती है, ये मतलब ब्लड का कैसा रंग देती है, ब्लड को ये नीला रंग देती है ना, रक्त को नीला रंग देती है। और इस हीमोसाइनिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसमें कॉपर धातु पाई जाती है ना। तो दोस्तों ये आपका जैसे सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस साल 2018 में, इस टाइप से कि जैसे हीमोसाइनिन वर्णक में कौन सी धातु पाई जाती है, तो हीमोसाइनिन वर्णक में कौन सी धातु पाई जाती है, कॉपर धातु पाई जाती है ना। ये तो बात हो गई जैसे हीमोसाइनिन की बात हो गई, है ना, हीमोसाइनिन की बात हो गई। अब है जैसे हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, जैसे हीमोसाइनिन में तो क्या पाई जाती है आपकी, कॉपर धातु पाई जाती है। हीमोसाइनिन में कॉपर धातु पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में क्या पाई जाती है, आयरन धातु। और यह रक्त में पाई जाती है ना। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ये रक्त में पाई जाती है। कार्य क्या होता है इसका, तो कार्य क्या करती है, इससे रक्त का रंग, है ना, रक्त का रंग लाल देती है ना। रक्त का रंग लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और मतलब हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और इसके अलावा और क्या करती है ये, तो ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। शरीर में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, मतलब O2 की सप्लाई, तो वो भी किसके द्वारा की जाती है, जैसे हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन खूब ज्यादा आता है आपका जैसे एग्जाम में, कि शरीर में ऑक्सीजन वाहक का कार्य कौन करता है ना। शरीर में ऑक्सीजन वाहक का काम कौन करता है, तो ऑक्सीजन वाहक का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन, है ना। जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से जो प्रोटीन बनती है इसको अपन न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। गुणसूत्र व राइबोसोम किसके उदाहरण है, गुणसूत्र व राइबोसोम किसके उदाहरण है, न्यूक्लियो प्रोटीन के उदाहरण है। क्योंकि राइबोसोम तो न्यूक्लिक अम्ल में किसका बना होता है, आरएनए का। अब आरएनए भी 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए है, टीआरएनए है, आरआरएनए है। तो राइबोसोम मतलब बना होता है आरएनए में, आरआरएनए और प्रोटीन से। गुणसूत्र बने होते हैं किसके, तो गुणसूत्र बने होते हैं जैसे किसके, तो ये न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र। अब न्यूक्लिक अम्ल में गुणसूत्र का अधिकांश भाग बना होता है। तो ये दोस्तों आपका जैसे एलडीसी 2018 की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसको ना, कि गुणसूत्र का अधिकांश भाग किसका बना होता है, तो अधिकांश भाग बना होता है गुणसूत्र का जैसे किसका, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का।
क्रोमोप्रोटीन जो कलर देती है ना, जो प्रोटीन कलर देती है उसको अपन क्रोमोप्रोटीन बोलते हैं। हिमोसाइनिन है तो ये ऑर्थोपोडा और मोलस्का समुदाय के प्राणियों के रक्त में पाई जाती है, रक्त का रंग नीला देती है। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कॉपर धातु। सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन रक्त में पाई जाती है, रक्त का रंग लाल होता है और शरीर में क्या करती है? ऑक्सीजन की सप्लाई। अब इसमें जैसे आपका एक और है, जैसे क्या क्लोरोफिल है ना, जैसे क्लोरोफिल और है, इसका उदाहरण क्रोमोप्रोटीन का। तो क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु ना। मतलब जैसे क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु? मैग्नीशियम धातु। और इसको अपन क्या बोलते हैं? जैसे स्टार्च निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं, है ना। इसको अपन जैसे क्या बोलते हैं? स्टार्च निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है? इससे पत्तियों का रंग, है ना, पत्तियों का रंग हरा होता है ना। पत्तियों का रंग जैसे हरा होता है, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है जैसे किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। और इसका काम क्या होता है? तो इसका कार्य होता है जैसे क्या? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, फोटोसिंथेसिस करना, ये क्लोरोफिल का कार्य होता है। और पेड़ पौधों में खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है ना। पेड़ पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो क्लोरोफिल को अपन क्या बोलते हैं? जैसे इसको स्टार्च निर्माण की फैक्ट्री बोलते हैं, है ना। स्टार्च निर्माण की फैक्ट्री बोलते हैं। या और क्या बोलते हैं अपन? जैसे इसको पादप कोशिका का रसोईघर बोलते हैं, है ना। पादप कोशिका का रसोईघर बोलते हैं। तो पादप कोशिका का रसोईघर वह स्टार्च निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है, जैसे किसको? क्लोरोफिल को ना। तो ये चीज है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन व क्रोमोप्रोटीन की बात हो गई। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है? फॉस्फोप्रोटीन क्या होती है? मेटलोप्रोटीन क्या होती है ना। तो ये बात हो गई आपकी यहाँ तक की। अब जैसे इसमें देखते हैं अपन न्यूक्लियोप्रोटीन को देखते हैं, है ना। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन को देखते हैं अपन। न्यूक्लियोप्रोटीन जो गुणसूत्र व राइबोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोप्रोटीन का उदाहरण जैसे क्या है? क्लोरोफिल है, हिमोसाइनिन है, हीमोग्लोबिन है। ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ चुके हैं, जो एंटीजन एंटीबॉडी बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। फास्फोप्रोटीन है जैसे, है ना, फास्फोप्रोटीन है जैसे दूध में कौन सी प्रोटीन? केसिन प्रोटीन। दूध का रंग सफेद होता है किसके कारण? केसिन प्रोटीन के कारण, है ना। तो क्रोमोप्रोटीन की बात हो गई, न्यूक्लियोप्रोटीन की बात हो गई। अब देखते हैं अपन जैसे मेटलोप्रोटीन, है ना। मेटलोप्रोटीन, तो मेटलोप्रोटीन जिस मतलब अगला है जैसे अपना क्या? मेटलोप्रोटीन। तो मेटलोप्रोटीन जिस प्रोटीन में, है ना, जिस प्रोटीन में मेटल, है ना, धातु पाई जाती है, जिस प्रोटीन में मेटल धातु पाई जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इसे मेटलोप्रोटीन कहते हैं। अब जैसे आप इसमें एक तो देखें, जैसे किसको? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है ना। इसका उदाहरण जैसे एक तो क्या है? तो एक तो उदाहरण क्या है? जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। इसमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें कॉपर व आयरन धातु पाई जाती है ना। कॉपर व आयरन धातु पाई जाती है। मेटलोप्रोटीन का पहला उदाहरण है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। दूसरा इसका उदाहरण क्या है? जैसे नाइट्रोजिनेज है ना। दूसरा जो इसका उदाहरण है वो क्या है? जैसे नाइट्रोजिनेज है। अब नाइट्रोजिनेज मतलब इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो मोलिब्डेनम तत्व पाया जाता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये, है ना। नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये। नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जिसमें मतलब कौन सी धातु होती है? मोलिब्डेनम। अब ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो हेटेरोसिस्ट कोशिका में पाया जाता है ना। हेटेरोसिस्ट कोशिका में पाया जाता है। जो हेटेरोसिस्ट सेल होती है मतलब नीलहरी शैवाल में, है ना। नीलहरी शैवाल में जो हेटेरोसिस्ट कोशिका पाई जाती है तो उसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है ना। और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम या मोलिब्डेनम तत्व ये मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले सूक्ष्म जीवों की, है ना, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है ना। क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। तो ये बात है जैसे इसकी कि ये नाइट्रोजनेज आवश्यक होता है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम जो हेटेरोसिस्ट कोशिका में पाया जाता है इसमें मोलिब्डेनम तत्व होता है। अभी मोलिब्डेनम तत्व क्या करता है? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है जैसे आपका क्या? मोलिब्डेनम। अब एक है जैसे इसमें एक और आता है जैसे मेटलोप्रोटीन का उदाहरण कार्बोनिक एनहाइड्रेज, है ना। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये भी क्या है? जैसे आपका ये एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये भी क्या है? जैसे एंजाइम है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसमें जैसे कौन सा पाया जाता है? आपका
तत्व या धातु कौन सी होती है, तो जिंक धातु पाई जाती है। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये एंजाइम है जो किसमें प्रेजेंट होता है ना, तो यह आरबीसी में पाया जाता है ना, यह आरबीसी में पाया जाता है। मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज मतलब इस एंजाइम में कौन सी धातु, जिंक धातु किसमें पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। अब यह आरबीसी में पाया जाता है। अब आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है ना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है जो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। लेकिन है ना, लेकिन जैसे मतलब शरीर में CO2 का परिवहन कौन करता है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ना, यह आरबीसी में पाया जाता है, यह है ना, यह CO2 का परिवहन करता है ना, यह CO2 का परिवहन करता है। तो इसका काम होता है ये कि शरीर में CO2 का परिवहन किया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के द्वारा। बच्चा जानता है कि शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई तो हीमोग्लोबिन करता है ना, O2 की सप्लाई, लेकिन CO2 की सप्लाई कौन करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो किसमें होता है, आरबीसी में। और इस एंजाइम की एक विशेषता होती है, यह उच्च अणुभार है ना, यह उच्च अणुभार वाला एंजाइम है ना, यह उच्च अणुभार वाला एंजाइम है ना, एंजाइम है, यह उच्च अणुभार वाला एंजाइम है। यानी कि जो आपका हार्मोन होता है, तो कई हार्मोन भी प्रोटीन प्रकृति के होते हैं है ना, कई हार्मोन भी प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, और एंजाइम भी क्या होते हैं, जैसे मतलब प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। लेकिन हार्मोन का जो अणुभार होता है, मोलिकुलर वेट होता है हार्मोन का, वो कम होता है। एंजाइम का जो मोलिकुलर वेट होता है ना, एंजाइम का जो मोलिकुलर वेट मतलब मोलिकुलर वेट होता है वो उच्च होता है, और सबसे उच्च होता है जैसे कौन से एंजाइम का, तो ये होता है जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का अणुभार उच्च होता है। उच्च अणुभार वाला एंजाइम है जिसका अणुभार मोलिकुलर वेट होता है कितना, तो 46 लाख होता है ना, 46 लाख होता है इसका अणुभार कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो मेटलोप्रोटीन जिसमें धातु पाई जाती है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, कॉपर व आयरन दोनों धातु पाई जाती है। साइटोक्रोम में एक साइटोक्रोम होता है, उसमें ओनली कॉपर धातु पाई जाती है। नाइट्रोजनेज हेटेरोसिस्ट कोशिका में पाया जाता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम मोलिब्डेनम तत्व होता है, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है क्या, नाइट्रोजनेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये किसमें पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, CO2 का परिवहन करता है। और उच्च अणुभार वाला एंजाइम कौन सा है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, जैसे उच्च अणुभार वाला एंजाइम है ना, और ये शरीर में क्या करता है, CO2 का परिवहन। इसका मोलिकुलर वेट होता है जैसे कितना, तो 46 लाख होता है जैसे इसका मोलिकुलर वेट। तो सही में प्रोटीन की बात हो गई। अब तीसरा और देख लेते हैं अपन, जैसे इसमें क्या है ना, व्युत्पन्न प्रोटीन है ना, तीसरा और देख लेते हैं अपन, जैसे क्या, व्युत्पन्न प्रोटीन। और व्युत्पन्न प्रोटीन का जो उदाहरण है, व्युत्पन्न प्रोटीन का जो उदाहरण है तो देखते हैं जैसे क्या है, क्या होती है ये। तो वह प्रोटीन है ना, वह प्रोटीन है ना, वह प्रोटीन जो जल अपघटन के द्वारा बनती है ना, वह प्रोटीन जो जल अपघटन के द्वारा बनती है ना, वह प्रोटीन जो जल अपघटन के द्वारा बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे व्युत्पन्न प्रोटीन बोलते हैं। या वह प्रोटीन के बड़े बड़े अणु जल अपघटन के द्वारा टूटकर है ना, प्रोटीन के बड़े बड़े अणु जल अपघटन के द्वारा टूटकर किसका निर्माण करते हैं, जैसे मतलब व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे अब इसका उदाहरण, जैसे एक तो क्या है, पेप्टाइड है, और एक क्या है, जैसे पेप्टॉन्स है ना, पेप्टाइड है और एक क्या है, जैसे पेप्टॉन्स है। तो पेप्टाइड व पेप्टॉन्स ये किसके उदाहरण है, व्युत्पन्न प्रोटीन के ना। प्रोटीन के बड़े बड़े अणु जल अपघटन के द्वारा टूटकर व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसका उदाहरण क्या है, जैसे पेप्टाइड व पेप्टॉन्स है ना, ये चीज है। अब व्युत्पन्न प्रोटीन के बारे में आप जैसे कुछ बातें और देख लें, पेप्टाइड और पेप्टॉन्स व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण हैं। अब जैसे प्रोटीन से रिलेटेड कुछ बातें और देखें कि प्रोटीन का पाचन है ना, प्रोटीन का पाचन आमाशय है ना, आमाशय से प्रारंभ होता है ना, से प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, जैसे आमाशय से प्रारंभ होता है। और आमाशय में भोजन का ठहराव है ना, आमाशय में भोजन का ठहराव है ना, आमाशय में भोजन का ठहराव कितने घंटे तक होता है, तो 4 से 5 घंटे तक होता है, जैसे आमाशय में भोजन का ठहराव है ना, ये चीज है। तो ये क्वेश्चन जैसे है ना, ये क्वेश्चन जैसे आपका सीटेट
2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपका ये इस टाइप से कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है ना, आमाशय में होता है। लेकिन आमाशय में प्रोटीन का पूरी तरीके से पाचन नहीं होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है, तो उसी प्रकार से प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। इसका जो पूर्ण पाचन होता है मतलब प्रोटीन का, तो वो तो छोटी आंत में होता है ना, ये चीज है। आमाशय भोजन का ठहराव 4 से 5 घंटे तक। और आहार नाल का है ना, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है ना, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या होता है, आमाशय होता है ना। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या होता है, जैसे आमाशय होता है। जैसे ये दोस्तों इस टाइप से लैब स्टैंड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना, लैब स्टैंड के एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि कौन सा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है। तो प्रोटीन पाचक एंजाइम है ना, जैसे प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन कौन से है ना, जैसे प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन कौन से हैं। तो एक तो जैसे पेप्सिन है, ये भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है। इसके अलावा से एक क्या है, रेनिन है, ये भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है। इसके अलावा एक क्या है, जैसे ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन है। अब लेव स्टैंड के एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया था कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है। यहाँ पर जैसे किसको दे दिया था, वसा को, जैसे लाइपेज को दे दिया था ना, लाइपेज को दे दिया था, जैसे ऑप्शन डी है ना ही। तो प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है कौन सा, लाइपेज नहीं है, क्योंकि लाइपेज वसा का पाचन करता है। तीनों किसका, तो प्रोटीन पाचक एंजाइम है, जैसे पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन है ना। 3 तो ये हो गए, बाकी मैं सारे लिख देता हूँ जैसे कौन कौन से प्रोटीन पाचक एंजाइम है ना। तो ट्रिप्सिन है, इसके अलावा से क्या है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है। इसके अलावा से और क्या है, जैसे कार्बोक्सीपेप्टिडेज है ना, कार्बोक्सीपेप्टिडेज है। और एक क्या है, जैसे इरेप्सिन है ना। तो पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, मतलब कार्बोक्सीपेप्टिडेज है। और एक क्या है, जैसे इरेप्सिन है। तो ये क्या है, जैसे सारे ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम है, जैसे मतलब पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। अब यदि अपन देखें पेप्सिन, रेनिन की, तो पेप्सिन व रेनिन तो किसमें पाए जाते हैं, जैसे जठरस में पाए जाने वाले एंजाइम है ना, जठरस में पाए जाने वाले एंजाइम। जो जठरस होता है, तो जठरस में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं, जैसे क्या, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है ना, रेनिन होता है। और ये क्या होता है, जैसे लाइपेज होता है। तो ये जठरस में पाए जाने वाले एंजाइम है। अब ये जो होता है मतलब जठरस में पाए जाने वाले एंजाइम है पेप्सिन, रेनिन व लाइपेज। ये किस में आया है, तो ये क्वेश्चन जैसे रीट 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे जठरस में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं। तो पेप्सिन है, रेनिन है, लाइपेज है। तो व्युत्पन्न प्रोटीन की बात हो गई, वह प्रोटीन जो प्रोटीन के बड़े बड़े अणु जलापकटन के द्वारा टूटकर क्या करते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण पेप्टाइड है, पेप्टॉन्स है। प्रोटीन का पाचन सबसे पहले प्रारंभ होता है कहाँ से, आमाशय से। आमाशय भोजन का ठहराव होता है जैसे कितना, 4 से 5 घंटों तक। और आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या होता है, आमाशय। प्रोटीन पाचक एंजाइम है, पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, इरेप्सिन है ना। और जठरस में पाए जाने वाले एंजाइम पेप्सिन है, रेनिन है और क्या है, लाइपेज है ना। यहाँ तक की बात हो गई। अब जैसे अपन कुछ बातें और देख लेते हैं, जैसे जो प्रोटीन से रिलेटेड है। तो देखें आप, तो एक तो है जैसे आपकी कि मसल्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है ना। जैसे मसल्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मांसपेशी में तो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जैसे आपकी तो एक्टिनोमाइसिन प्रोटीन पाई जाती है ना। मांसपेशी में जो प्रोटीन पाई जाती है वो प्रोटीन कौन सी होती है, जैसे एक्टिन व माइसिन प्रोटीन होती है। फिर देखिए आप, जैसे बोन्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो बोन्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हड्डी के मैट्रिक्स का निर्माण करती है, जैसे कोलेजन प्लस इलास्टिन। मतलब हड्डी के मैट्रिक्स में जैसे कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो सर हड्डी के मैट्रिक्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन व इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है। एक आप और देखें, जैसे स्किन है ना, स्किन, तो स्किन में भी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जैसे त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। तो दोस्तों मतलब ये मैंने लिखा है कि जैसे है ना निर्माणकारी तत्व है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोटीन अपना शरीर का जो है, प्रोटीन शरीर का निर्माणकारी तत्व है। क्यों, है ना। तो ये बात हो गई आपकी, क्योंकि प्रोटीन जैसे मसल्स के निर्माण में कौन सी प्रोटीन भाग लेती है, तो एक्टिनोमाइसिन। बोन के निर्माण में कौन सी प्रोटीन भाग लेती है, कोलेजन इलास्टिन प्रोटीन। और स्किन में कौन सी, तो कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है ना, ये चीज है। तो ये तो बात हो गई आपकी जैसे प्रोटीन की। कुछ बातें और देख लें, जैसे
मतलब प्रोटीन जो होती है, जैसे प्रोटीन में एक तो आती है जैसे आपकी गोलाकार प्रोटीन, है ना, गोलाकार प्रोटीन। अब जैसे गोलाकार प्रोटीन जो होती है, गोलाकार प्रोटीन तो गलोबुलर प्रोटीन, मतलब गोलाकार प्रोटीन को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब गलोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। और यह प्रोटीन, है ना, यह प्रोटीन जल में, है ना, यह प्रोटीन जल में क्या होती है, जैसे घुलनशील होती है ना। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है, गोलाकार प्रोटीन, यह प्रोटीन जल में क्या होती है, जैसे घुलनशील होती है। अब आप जैसे इसका उदाहरण देखें, जैसे आपका एक तो क्या है, इंसुलिन है, तो इंसुलिन हार्मोन है, ये प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन होता है ना। इंसुलिन है, इसके अलावा से क्या है, तो इंसुलिन है, इसके अलावा से क्या है, थायरोक्सिन है ना, थायरोक्सिन है, इसके अलावा, है ना, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, इसके अलावा से क्या है, तो फाइब्रिनोजन है ना, जैसे फाइब्रिनोजन है, मतलब एक जैसे इसमें क्या आता है आपका, जैसे हीमोग्लोबिन है ना, मतलब गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण, ये जल में घुलनशील होती है, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है और फाइब्रिनोजन है, हीमोग्लोबिन है। अब देखिए आप जैसे कि रेशेदार प्रोटीन, है ना, दूसरा देखें जैसे रेशेदार प्रोटीन, और रेशेदार प्रोटीन को अपन क्या बोलते हैं, जैसे तंतुमय प्रोटीन कहते हैं, है ना। रेशेदार प्रोटीन को अपन जैसे तंतुमय प्रोटीन बोलते हैं। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं जैसे फाइब्रस प्रोटीन, है ना, सारे नाम ध्यान में रखने आपको। तो रेशेदार प्रोटीन, तंतुमय प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन, तो यह प्रोटीन, है ना, यह प्रोटीन जल में अघुलनशील होती है ना, यह प्रोटीन जल में अघुलनशील होती है ना, अघुलनशील होती है। अब जैसे इसका उदाहरण है ना, इसका उदाहरण तो जैसे क्या है, तो एक तो इसका उदाहरण जैसे क्या है, एक्टिन है, इसके अलावा से मायोसिन है, एक्टिन है, मायोसिन है, इसके अलावा क्या है, जैसे क्रिएटिन है ना, एक्टिन है, मायोसिन है, क्रिएटिन है, और एक यहाँ पर लिख दें जैसे क्या, फाइब्रिन, है ना, एक लिख लें जैसे फाइब्रिन, जो रक्त का थक्का, है ना, रक्त के थक्के की जो प्रोटीन होती है ना, फाइब्रिन, तो ये भी क्या है, जैसे रेशेदार प्रोटीन है, ये जल में क्या होती है, जैसे मतलब अनसोल्यूबल होती है, अनसोल्यूबल होती है आपकी। फाइब्रिन है, क्रिएटिन है, मायोसिन है, एक्टिन है ना, ये चीज है। तो दोस्तों ये खूब ज्यादा आता है, जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन 3 तो इनमें से दे देते हैं एग्जाम्पल आपको, कि गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण दे दिए 3 तो, और चौथा दे दिया जैसे क्रिएटिन दे दिया। क्वेश्चन पूछता है अगला एग्जाम में कौन सा, कि निम्न में से कौन सी गोलाकार प्रोटीन नहीं है, या निम्न में से कौन सी एक रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या आ जाएगा वहां पर, क्रिएटिन। तो ऐसे एग्जाम में पूछते हैं, जैसे खूब ज्यादा पूछते हैं इसको ना, इस टाइप से, कि कौन सी एक गोलाकार यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन है, कौन सी एक जैसे फाइब्रस यानी कि रेशेदार प्रोटीन है ना, रेशेदार प्रोटीन है। अब यहाँ तक की तो बात हो गई आपकी जैसे प्रोटीन की। अब जैसे आप अगला देखें जैसे इसमें कि मतलब जैसे फंक्शन ऑफ प्रोटीन, जैसे अगला है प्रोटीन के कार्य, है ना, प्रोटीन के कार्य, तो ये चीज है। अब जैसे कि प्रोटीन अपने शरीर में क्या क्या काम करता है, तो प्रोटीन जैसे शरीर में क्या क्या काम करता है, कि प्रोटीन जैसे एक तो शरीर का क्या है, निर्माणकारी तत्व है ना, जैसे प्रोटीन शरीर का एक तो क्या है, निर्माणकारी तत्व है। अपने शरीर में जैसे जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं वो एंजाइमों के द्वारा संचालित होती है ना, शरीर में जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो एंजाइमों के द्वारा संचालित होती है। और सभी जो एंजाइम होते हैं तो किसके बने होते हैं, जैसे प्रोटीन के बने होते हैं। इसके अलावा जैसे प्रोटीन होती है तो ये एमिनो अम्लों का उलक है ना, प्रोटीन जो होती है ये एमिनो अम्लों का उलक है। अब एमिनो अम्लों में अम्ल भी होता है तो सार भी होता है, तो ये क्या करती है, प्रोटीन अम्ल सार संतुलन बनाए रखती है शरीर में। तो आप देखें जैसे इसमें लास्ट है कि जैसे फंक्शन ऑफ प्रोटीन, है ना, जैसे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, तो ये पॉइंट पढ़ते हैं अपन। जैसे इसमें लास्ट है, जैसे एक तो है कि यह है ना, यह शरीर का निर्माणकारी तत्व है ना, शरीर का निर्माणकारी तत्व है। तो ये बात हो गई आपकी जैसे प्रोटीन के कार्य में। पहला पॉइंट क्या है, शरीर का निर्माणकारी तत्व है। दूसरा देखें कि, है ना, दूसरा देखें कि एंटीबॉडी, है ना, एंटीबॉडी प्रोटीन के बने होते हैं, है ना, एंटीबॉडी प्रोटीन के बने होते हैं। ये चीज हो गई। एंटीबॉडी शरीर को रोगों से बचाते हैं, तो ये किसके बने होते हैं, जैसे प्रोटीन के बने होते हैं। यानी कि प्रोटीन शरीर में एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी फिर शरीर को रोगों से लड़ने की मतलब क्षमता देते हैं, या शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। तीसरा कार्य और देखें, शरीर में, है ना, शरीर में जैव रासायनिक क्रियाएं, है ना, शरीर में जैव रासायनिक क्रियाएं
एंजाइमों के द्वारा संचालित होती है ना, एंजाइमों के द्वारा संचालित की जाती है। शरीर में जैव रासायनिक क्रियाएं एंजाइमों के द्वारा संचालित होती है या संचालित की जाती है। अब सभी एंजाइम है ना, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं है ना, प्रोटीन के बने होते हैं। तो तीसरा काम हो गया जैसे इसका क्या कि शरीर में जैव रासायनिक क्रियाएं एंजाइमों के द्वारा संचालित होती है और सभी जो एंजाइम होते हैं तो ये किसके बने होते हैं, जैसे प्रोटीन के। अब यहाँ पर अपवाद है, जैसे आपका एक तो होता है जैसे क्या राइबोन्यूक्लियेज है ना, एक तो होता है जैसे राइबोन्यूक्लियेज है और एक क्या होता है जैसे राइबोजाइम है ना, राइबोजाइम। तो राइबोन्यूक्लियेज है और राइबोजाइम है, ये किसके नहीं बने होते हैं दोस्तों, तो ये प्रोटीन के नहीं बने होते हैं। ये अपवाद है ना इस स्टेटमेंट का कि मतलब ऑल एंजाइम इज नेचर प्रोटीन, मतलब या ऑल एंजाइम इज प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन इज नॉट एंजाइम है ना, सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं है ना, ये चीज है इसका मतलब। अगला देखें कि जैसे प्रोटीन है ना, प्रोटीन मतलब प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। अब एमिनो अम्लों में क्या होता है, जैसे एमिनो अम्लों में एक तो क्या होता है जैसे आपका अम्लीय समूह होता है, एमिनो अम्लों में एक तो अम्लीय समूह होता है। अब अम्लीय समूह तो कौन सा होता है, COOH समूह है, जिसको अपन कार्बोक्सिलिक समूह बोल देते हैं। दूसरा इसमें कौन सा समूह होता है, तो दूसरा इसमें सारी समूह होता है। तो एमिनो अम्लों में दूसरा सारी समूह होता है। सर सारी समूह कौन सा है, तो ये भैया आपका NH2 यानी कि एमिनो समूह है ना। तो प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। एमिनोमल मतलब एमिनोमल के निर्माण में एक तो अम्लीय समूह है यानी कि COOH कार्बोक्सिलिक समूह भाग लेता है, सारी समूह है यानी कि NH2 एमिनो समूह भाग लेता है। तो प्रोटीन एमिनो अम्लों के बने होते हैं, एमिनोमल अम्ल व सार दोनों के बने होते हैं। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोटीन शरीर में है ना, प्रोटीन शरीर में अम्ल सार संतुलन है ना, अम्ल क्षार संतुलन, प्रोटीन शरीर में अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखते हैं है ना, को बनाए रखते हैं है ना, ये चीज है और बनाए रखते हैं। अब जैसे लास्ट पॉइंट और लिख देता हूं मैं यहाँ पर कि जैसे आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन शरीर को ऊर्जा भी देते हैं है ना, ऊर्जा भी देते हैं, ये चीज है। तो ये भी ध्यान में रखें। जैसे भूखमरी है, इसके अलावा से रोगग्रस्त अवस्था होती है। तो उस टाइम में जैसे जो श्वसन होता है तो जीवदरीय श्वसन होता है उस टाइम है ना। जैसे भूखमरी के समय वह रोगग्रस्त अवस्था में क्या होता है, जैसे जीवदरीय श्वसन होता है। जीवदरीय श्वसन में क्रियाधार के रूप में कौन काम में आती है, तो जीवदरीय श्वसन में क्रियाधार के रूप में कौन काम में आती है, प्रोटीन काम में आती है ना। तो भूखमरी में वह रोगग्रस्त अवस्था में मनुष्य में जीवदरीय श्वसन होता है। जीवदरीय श्वसन किसको बोलेंगे, जब क्रियाधार के रूप में प्रोटीन प्रयुक्त होता है उसको अपन जैसे मतलब क्या बोलते हैं, जीवदरीय श्वसन। तो ये था जैसे दोस्तों आपका लास्ट पॉइंट इसमें प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन का टॉपिक अपना जैसे कंप्लीट है, एग्जामिनेशन दृष्टि के लिए मोस्ट है आपका जैसे काफी प्रोटीन, जिसको अपन ने 2 वीडियो में पढ़ लिया है, जैसे एक तो पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये है जैसे दोस्तों, अब अगली क्लास के लिए आप फिर से इंतजार करें। और यदि आपको जैसे साइंस के वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक और शेयर करना न भूलें, और मतलब जैसे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना न भूलें है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू भैया।